and welcome to today's पेपर डिस्कशन डेली टेस्ट पेपर 17, 18 और 19 को हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है डेली टेस्ट पेपर CDS प्लस FCAT 17। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक है उसमें से x² प्लस AX प्लस B और दूसरा है x² प्लस CX प्लस D और इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर है x प्लस k। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। नाउ इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कंसेप्ट। तो जिसको वो फैक्टर बोल रहा है उसको 0 के इक्वल करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, और चूंकि ये इसका और इसका दोनों का फैक्टर है तो x के जगह इसको पुट कर लो। तो अगर हम लोग इसको पहले वाले में पुट कर रहे हैं तो इट विल गिव अस k² माइनस AK प्लस B, और अगर इसको हम लोग दूसरे वाले में पुट कर रहे हैं तो वो भी हमें देगा k² माइनस CK प्लस D, क्योंकि उसको हम लोग k के जगह में पुट कर रहे हैं। अब दोनों साइड से k² कैंसिल हो गया और अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस डी इज इक्वल्स टू a माइनस सी। के को मैंने कॉमन ले लिया तो इससे मेरा एक आंसर आ गया है के के वैल्यू के लिए, दैट इज b माइनस डी अपॉन a माइनस सी। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसको गिवन ऑप्शन जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। और जैसे हमने ये किया तो ऊपर आ गया माइनस ऑफ b माइनस डी और नीचे आ गया माइनस ऑफ c माइनस से। अब माइनस और माइनस कैंसिल करते ही हमें दिख रहा है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है d माइनस बी करके, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लेने पे ये बन जाएगा d माइनस बी अपॉन c माइनस से, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें अगेन एक पॉलिनोमियल दे रहा है जो कि बाइक्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 6 दिख रही है। पॉलिनोमियल है x टू द पावर ऑफ 6 प्लस p x टू द पावर ऑफ 5 प्लस q x टू द पावर ऑफ 4 माइनस x² माइनस x माइनस 3। अगेन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की वजह से, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इट इज़ डिविजिबल बाई x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमें पहले इस x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 को 0 के इक्वल करना है और वहाँ से x की रियल वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए हमने x की पावर 4 माइनस 1 को फैक्टराइज कर दिया है, जहाँ से हमें दो फैक्टर्स मिले हैं x² माइनस 1 एंड x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से x² प्लस 1 को तो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ से तुमको x² नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ से x² माइनस 1 को 0 करने पे x² 1 हो जाएगा और x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। और ये दो वैल्यूज़ भी इसीलिए आई हैं क्योंकि इसके अंदर दो अननोन्स हैं p और q। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके x की इन वैल्यूज़ को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू 1 पुट किया। ये पुट करते ही ये बन गया 1 प्लस p प्लस q, क्योंकि हम लोग x की जगह 1 ही डाल रहे हैं तो कुछ खास तो फर्क पड़ना नहीं है। और ये 1 माइनस 1 कैंसिल होके p प्लस क्यू इक्वल्स टू 4, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं x की जगह माइनस 1 डालूंगा सेम इक्वेशन के अंदर में, तो ये बन जाएगा जहाँ इवन पावर से वहाँ तो प्लस 1 ही आएगा, जहाँ ऑड पावर है वहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे मूव करें तो ये प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारा जो दूसरा इक्वेशन बना है वो है माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 2। अब अगर हमें p² प्लस q² निकालना है, जैसा कि ये क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, तो मुझे p और q फाइंड करना है। तो इसके लिए इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो ये p और p तो कैंसिल हो गया, 2q की वैल्यू आ गई 6 और q आ गया 3। जैसे ही q 3 आया इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो p आ जाएगा 1। अब तुम्हारे पास में नेट p की वैल्यू आ गई है 1, q की वैल्यू आ गई है 3। यहाँ पुट करते ही p² प्लस q² हमें 9 प्लस 1 10 की वैल्यू दे देगा, दैट इज c। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 पॉलिनोमियल्स हैं, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो मैं इन पॉलिनोमियल्स को पहले सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम लोग इनको फैक्टराइज कर लें तो क्वेश्चन में कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पहला दो तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है और ये बन गया a² माइनस b² दैट इज x² माइनस 4। अब इनको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दो टर्म्स में से x² कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया x माइनस 2, और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो ये आ गया x माइनस 2। सेम उसी तरीके से आखिरी वाले पॉलिनोमियल के पहले दो टर्म्स में से x² कॉमन ले लो तो फिर से आ गया x प्लस 2, और आखिरी दो से 4 कॉमन ले लो तो ये भी आ गया x प्लस 2। तो टोटल ये बन गया x² माइनस 4
ये बन गया x माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये x प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अगेन सेम फॉर्मूला, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। मतलब तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो टर्म्स आ गए हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 4 के भी दो टर्म्स हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो अगर मैं इसका इसके साथ पेयरिंग करूँ और इसका इसके साथ पेयरिंग करूँ, तो यहाँ पे टोटल आंसर जो मेरा आएगा x की पावर 4 माइनस 16 और फिर एक बार और x की पावर 4 माइनस 16। दैट मीन्स इसका जो सही आंसर मुझे दिख रहा है वो b है, दैट इज x की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही बन गए हैं x की पावर 4 माइनस 16, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब चलते हैं चौथी क्वेश्चन में। इसमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0 और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब माइनस बी सी लिखने का मतलब है माइनस को वहाँ भेजना बी सी के साथ, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस सी ए। सेम उसी तरीके से बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस सी ए का मतलब है ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और फिर लास्ट वाले में सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब है बी सी प्लस सी ए। अब तुमको क्या करना है, नीचे वाले में से a कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी। फिर सेकेंड टर्म के लिए b स्क्वायर है, नीचे में से b कॉमन ले लो तो ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और थर्ड टर्म के लिए वहाँ c स्क्वायर है, नीचे वाले में से c कॉमन ले लो तो ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम लोग एक एक a, एक b और एक c कैंसिल कर दें ईच टर्म में से, तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी कि हमारा न्यूमरेटर में ए बी सी रह गया अलग अलग टर्म में, लेकिन डिनोमिनेटर सबका हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इट विल गिव मी a प्लस बी प्लस सी इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि कैंसिल होकर आंसर को बना देगा 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में तुम्हारे पास में दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन जो तुम्हें दिए हुए हैं उसको ध्यान से देखो। पहला है b बाई वाई प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1 और दूसरा है c बाई जेड प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1। और तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से, ए बी प्लस एक्स वाई अपॉन बी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो तुम्हें फाइंड करना है उसी को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और वो कैसे करेंगे, तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। जैसे ए बी बाई बी एक्स लिखा तो बी और बी कैंसिल होकर ये बन जाएगा ए बाई एक्स, और फिर एक्स वाई बाई बी एक्स लिखा तो एक्स और एक्स कैंसिल होकर ये बन जाएगा वाई बाई बी। मतलब तुमको इन टोटल ये वैल्यू निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो y बाई बी तुम्हें चाहिए, तो y बाई बी लाने के लिए तुमको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को छेड़ना है। यहाँ से ये आ जाएगा b बाई वाई इक्वल्स टू 1 माइनस जेड बाई सी। बी बाई वाई की वैल्यू हो गई c माइनस जेड बाई सी, और यहाँ से फाइनली y बाई बी की वैल्यू आ गई c अपॉन सी माइनस जेड। इसको संभाल के रख लो। अब दूसरे में चलो, x बाई ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस सी बाई जेड, एक्स बाई ए की वैल्यू फिर आ जाएगी जेड माइनस सी बाई जेड, और हमें तो ए बाई एक्स चाहिए तो ये बन जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस सी। अब ये दोनों वैल्यूज जो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गई है, तो एक बार इसको यहाँ पुट करके ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ए बाई एक्स के नीचे लिख दिया मैंने जेड अपॉन जेड माइनस सी, और वाई बाई बी के नीचे लिख दिया सी अपॉन सी माइनस जेड। तो अब क्या करना है, देखो जेड अपॉन जेड माइनस सी रह गया, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये भी बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में जेड माइनस सी। अब दोनों को देखो ध्यान से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जेड माइनस सी आ गया, तो दोनों कैंसिल होकर आंसर को बना देगा 1, और हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। इस तरह एक क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए। इसमें दिया हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और ये बीप करते हैं आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर एंड 1 आवर 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। और अगर ये ऑल द डिवाइसेस बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे दोपहर में ये सब एक साथ बीप करते हैं, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो अलग अलग बीपिंग टाइम्स तुम्हें दिया है उनका एलसीएम निकालो, और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम सारे यूनिट सेम रखो। जैसे 30 मिनट्स है वो तो ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 30, 60, 1.5 आवर में 90 मिनट्स हो जाएंगे, एंड 1 आवर 45 मिनट्स में 105 मिनट्स हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, वो टाइम निकालना है जब ये चारों एक साथ फिर से बजेंगे। पहली बार तो ये सब एक साथ बजे थे 12 बजे दोपहर में, तो अगला टाइम कौन सा होगा ये जानने के लिए हमें इन वैल्यूज़ का एलसीएम निकालना है, और जो भी तुम्हारा एलसीएम का वैल्यू आएगा, जितने भी मिनट्स आएंगे, उसको इस टाइम के साथ में ऐड कर देना है।
तो बस सिंपल सी बात है 30, 60, 90 और 105 का एलसीएम। 15 में ये सारे जाते हैं तो सीधा वहीं से स्टार्ट कर देते हैं 2, 4, 6, 7, फिर 2 के टेबल में कट करते हैं 1, 2, 3, 7, मल्टीप्लाई कर लें 30, 60, 180 और 7, 180 इंटू 7 मतलब ये बन गया तुम्हारा 1260। 1260 मिनट्स का मतलब होता है 21 घंटे। 12 बजे के बाद 21 घंटे मतलब ये हो जाएगा 12 दोपहर में है ना, तो 12 और करोगे तो वो चले जाएगा रात के 12 और फिर 9 घंटे और, मतलब 9 AM इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 12 बजे दोपहर में अगर और 21 घंटे ऐड करते हैं, 21 आवर्स ऐड करते हैं तो सुबह 9 बजे का टाइम दिखाएगा। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। इसका मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि ऐसे केस में जो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। अब इसको पहले निकाल लो, उसके बाद इसमें तुम्हें क्या करना है 2 ऐड कर देना है। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो फिर से एक बार एलसीएम निकालते हैं। ये गया तुम्हारा 2 के टेबल में पहले मैंने कट किया, फिर से ही 2 में देख लेते हैं। अब देखो एलसीएम निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर मेथड से चल रहा हूँ तो इससे हम लोग को थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए इससे चल रहा हूँ मैं। आई थिंक इसके आगे और करने की जरूरत नहीं है। 2, 2 4, 3 12, 12 84, 84 168, 168 इंटू 3, तो ये 4 हो गया, 504 आ रहा है। अब 504 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है 506। और वैसे भी ये आंसर सही होगा क्योंकि तुम यहीं पे चेक कर लो ऑप्शन वाइज, अगर 506 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा, 7 से करूँगा तो भी 2 आएगा, 8 से करूँगा तो भी 2 आएगा, 9 और 12 से भी 2 आएगा। बाद में तुमको ये भी देखना है कि लीस्ट नंबर, तो ये चारों में से लीस्ट नंबर ही होगा। बाकी मेथड मैंने बता दिया है। मेथड क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इन वैल्यूज़ का एलसीएम निकालना है और जो रिमाइंडर छोड़ने की वो बात कह रहा है उसको उसमें ऐड कर देना है। तो 504 हमारा एलसीएम आया था, उस पर मैंने क्या किया 2 ऐड कर दिया बिकॉज दे आर लिविंग द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस, तो आंसर हो गया 506। अब 8th क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे बेस करके जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम जब तुम 2 नंबर्स का निकालते हो तो उनका प्रोडक्ट जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फॉर विच यू हैव कैलकुलेटेड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 680, नहीं सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, सम दिया हुआ है तुमको एचसीएफ और एलसीएम का 680 के बराबर। और साथ में एक कंडीशन और भी है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 84 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो इन बातों को यूज करके पहले एचसीएफ एलसीएम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एचसीएफ तो अपना एचसीएफ है, एलसीएम अगर 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है तो ये हो जाएगा 85 एचसीएफ इज इक्वल्स टू 680। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू आ गई 680 अपॉन 85 जो कि काट के एचसीएफ की वैल्यू को हमें देगा 8। मतलब अब मुझे पता चल गया कि एचसीएफ 8 है तो ऑब्वियसली तुम्हारा एलसीएम उसका 84 टाइम्स है, मतलब 84 इंटू 8 है। मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा है नहीं। अच्छा, उसके बाद उसने तुमको बोल दिया है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 56, मतलब हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर अब इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो एचसीएफ की जगह 8, एलसीएम उसका 84 टाइम्स मतलब 84 इंटू 8 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज गिवन टू यू। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू ही 56 है, दूसरा तुमको फाइंड आउट करना है। अब कर लेते हैं इसको, तो ईजी हो गया। ये 7 में जाएगा, ये इसको 12 में काटेगा, तो दूसरा नंबर जो मुझे दिख रहा है वो 96 होगा। 12 इंटू 8 96, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन अगेन सेम फॉर्मूला पे ही बेस करके है। इसमें तुमको 2 नंबर्स दिए हुए हैं एक्स और वाई और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 3 और एलसीएम दिया हुआ है 105 और साथ ही साथ वो जो 2 नंबर हैं उनका सम दिया हुआ है 36 और बदले में बोला है कि इन्हीं 2 नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो हम लोग उसी फॉर्मूला को दोबारा लिखते हैं, बस हम लोग को चेंज यहाँ पे ये करना है कि जो 2 नंबर्स हैं उनको उसने क्वेश्चन में एक्स और वाई लेट किया है तो उसको एक्स इंटू वाई लिख देते हैं। तो इन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया है एक्स वाई दैट इज 3 इंटू 105। अब अगर तुम्हें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट और साथ ही साथ उसका सम पता है और क्वेश्चन तुमसे उन 2 नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम मांग रहा है तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि जो सम है उसको प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होगा कि ये एक टर्म बन गया जो कि एक्स और एक्स को कैंसिल करके तुमको 1/y दे देगा और ये एक टर्म बन गया जो y और y को कैंसिल करके 1/x दे देगा। इसका मतलब है ऊपर बैठ गया 36 और नीचे आ गया 3 इंटू 105।
ये 12 में गया और इसको सीधा कट करो 3 के टेबल में, तो आंसर हो गया 4/35, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम। तुम्हारे पास में एक रूम है, उसका सीलिंग है जिसकी लेंथ तुमको दे रखी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में कई बार आता है। और इस सीलिंग की जो ब्रेड्थ वैल्यू है वो 9 मीटर 2 सेंटी। तुम चाहते हो कि इसको कम से कम स्क्वायर टाइल से कवर करना, तो हमेशा याद रखना कि अगर तुम कम से कम स्क्वायर टाइल से इसको कवर करना चाहते हो तो हर स्क्वायर टाइल का जो साइड होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। और जब तक तुम साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल नहीं निकालोगे तब तक तुम ये नहीं पता कर पाओगे कि कितने स्क्वायर टाइल्स तुमको लगेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि यू हैव टू फर्स्ट गेट द मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। और मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल निकालने का मतलब है गेट द HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। और लेंथ और ब्रेड्थ जो भी है उसको एक यूनिट में लाने के लिए ये हो जाएगा 151 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, HCF निकालना है इन दो वैल्यूज़ का, और वो दो वैल्यूज़ है 1517 एंड 902। अब इसको जब तुम करोगे तो इसके लिए तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है HCF निकालने का, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब ये मेथड क्या है मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो दो नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड कर दो, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो उसको पूरा डिवाइड ना कर दे। तो ये पहली बार में तो गया नहीं, दूसरी बार करना पड़ रहा है मुझे। 8961 आ गया यहाँ पे, तो ये 287 हो गया। एक बार और कर लेते हैं, 685 2 में जाएगा तो 574 हो गया। तो ये फाइनली आ रहा है 41 287 को 7 में काट देगा, मतलब जो वैल्यू तुम ढूंढ रहे हो वो 41 है। मतलब मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल मस्ट बी इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। तो अब सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि कितने स्क्वायर टाइल लगेंगे। तो n विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, जिसका हमने साइड पता कर लिया है 41 का है। और एरिया कैसे निकालते हैं, जो फ्लोर रेक्टेंगुलर है तो फिर L इंटू बी, मतलब ऊपर बैठ गया 1517 इंटू 902, यही तुम्हारा लेंथ ब्रेड्थ गिवन था। और एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल मतलब साइड इंटू साइड, मतलब 41 इंटू 41। अब इसको तुम सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू इक्विवेलेंट आएगी C 814 के, मतलब 814 टाइल लगा सकते हैं मिनिमम टू कवर द सीलिंग ऑफ दिस रूम। Now with this we come to the end of this particular video। ये वाले पार्टिकुलर पेपर का सॉल्यूशन कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे, दैट इज डेली टेस्ट पेपर 18। चलो टिल देन वेट करो, अभी डाउन।